इंदौर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 एमडी ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 255 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई है। इसकी कीमत 2 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपियों से एक मोटरसाइकिल और 2 महंगे आईफोन भी बरामद किए गए। आरोपी राजस्थान से सस्ते दामों में ड्रग्स लाकर इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में ड्रग्स सप्लाई करते। डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी ने बताया कि सूचना मिली थी कि रेलवे अंडरब्रिज MR4 के पास अवैध मादक पदार्थ की तस्करी होने वाली है। इसके बाद पुलिस ने वहां से घेराबंदी कर 2 आरोपियों को पकड़ा। पुलिस को देखकर आरोपी वहां से भागने लगे, जिनका पीछा कर पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर आरोपियों ने अपना नाम नसीब खान और साहिल मंसूरी होना बताया। जब उनकी तलाशी ली गई तो आरोपियों के पास से 255 ग्राम एमडी ड्रग्स होना पाया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे प्रतापगढ़ राजस्थान के सस्ते दामों से एमडी ड्रग्स लाकर आसपास के क्षेत्र में इंदौर में उसे महंगे दामों में सप्लाई कर दे। वहीं आरोपियों से मौके से एक मोटरसाइकिल, 2 महंगे आईफोन भी बरामद किए गए हैं। वहीं पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत 2 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पूरे ही मामले में किस तरह से सफलता मिली, कितने आरोपी गिरफ्तार किए और कितना का ड्रग्स बरामद की गई? जैसा कि आपको विदित होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अवैध ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करते रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे कमिश्नर सर लगातार क्राइम ब्रांच को दिशा निर्देशन देते रहे हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई ड्रग्स में की जाए और क्राइम ब्रांच ने लगातार कार्रवाइयाँ पहले भी की हैं। अभी एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग राजस्थान के 2 लड़के आए हैं और ये बड़ी मात्रा में यहाँ पे एमडी ड्रग्स सप्लाई करने वाले हैं। अपाचे मोटरसाइकिल में आए हुए हैं। ये लोग MR4 रोड तरफ जाते हुए दिखे, तब हमारे क्राइम ब्रांच की टीम जिसका नेतृत्व ACP पूनम चंद यादव कर रहे थे और उनके अधीन में ASI देवेंद्र और उनकी पूरी टीम लगी हुई थी। और जैसे ही ये MR4 रोड तरफ दिखे तो मोटरसाइकिल को रोका गया, तो ये भागने की भी कोशिश कर रहे थे और फिर जब ये भागने की कोशिश कर रहे थे तो इनका जब पीछा किया तो ये गिर गए। इनके चोटें भी आई हैं इनके पैरों में। और जब इनकी तलाशी ली गई तो तलाशी लेने में मालूम पड़ा कि इनके कब्जे से 255 ग्राम एमडी ड्रग्स, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए है, वो बरामद की गई है और माल काफ़ी शुद्धतम स्थिति में है। और इसके साथ में 2 आईफोन और इनके कब्जे से अपाचे मोटरसाइकिल जिससे भाग रहे थे वो भी बरामद किया गया है। गिरने से इनके पैरों में भी काफ़ी चोटें आई हैं और इनका मेडिकल कराया जा रहा है। इनको दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और अब जो आरोपियों के नाम हैं उनमें से जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि एक नसीब खान करके है, 21 साल का, ग्राम कोटड़ी, प्रतापगढ़ राजस्थान का रहने वाला है, और दूसरा भी वहीं का साहिल मंसूरी, उम्र 20 वर्ष, ग्राम कोटड़ी, प्रतापगढ़ राजस्थान का रहने वाला है। ये दोनों लड़के काफ़ी समय से, पिछले 1 वर्ष से ड्रग्स के व्यवसाय में थे, जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में मालूम पड़ा है। नसीब खान जो है ये BA सेकेंड ईयर तक पढ़ा है, खेती किसानी करता रहा है और साथ में ड्रग्स का भी अवैध कारोबार में संलिप्त है। जिस गांव से ये बिलोंग करते हैं उस गांव में काफ़ी लोग ड्रग्स का व्यवसाय करते हैं, लेकिन ये इंदौर में भी अपना मार्केट जमाना चाह रहे थे, इसीलिए ये लगभग 255 ग्राम एमडी के साथ में ये यहाँ पर किसी को सप्लाई करते थे और उस सप्लाई चेन में लगातार क्राइम ब्रांच कई महीनों से काम कर रही थी। और पूछताछ पर जब मुखबिर ने बताया कि ये ग्राम कोटड़ी से इस तरह से बड़ी मात्रा में ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, तब उसके सूचना पर ये पकड़ी गई है। इसमें नसीब खान पूर्व में भी 1 महीने लगभग जेल में रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही ये लोग छूटे हैं यहाँ अपने मंदसौर में। और साहिल मंसूरी भी जो है ये उसका साथी है। नसीब खान इसमें मुख्य आरोपी है, चूँकि ये कई बार जानकारी जो पूछताछ में आई है वो ये है कि साहिल मंसूरी को ये इस्तेमाल करता था और हर सप्लाई में 1500 रुपये भी देता था और ये ज़्यादातर खुद भी दूसरों को ये सप्लाई कराने में साहिल मंसूरी की मदद लेता था। चूँकि ये ड्रग्स की खेप बड़ी थी, इसलिए दोनों आरोपी एक साथ ही इस ड्रग्स को लेकर के साथ में आ रहे थे और बाद में ये क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गए। ये हमारी क्राइम ब्रांच की जो मुहिम है वो लगातार चलती रहेगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जनवरी से लेकर अभी तक हम लोग लगातार पूर्व में भी कार्रवाई किए हैं और अभी तक इसके पहले 46 प्रकरणों में लगभग 84 ड्रग्स तस्करों के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं, जिसमें 536 ग्राम ब्राउन शुगर, 1 किलो 194 ग्राम एमडी ड्रग्स और 1 किलो 49 ग्राम चरस और लगभग 50 किलो गांजा, 9,33,000 अल्प्राजोलम टैबलेट्स और 5,640 कोडीन सिरप की
इस तरह से टोटल लगभग 11 करोड़ रुपए की ड्रग्स जो है वो 1 जनवरी से लेकर अभी तक पकड़ी गई है। और इसी कड़ी में आज ये फिर से लगभग 2.5 करोड़ रुपए का ड्रग्स MD 255 ग्राम पकड़ा गया है। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार और कमिश्नर सर के मार्गदर्शन में ये कार्रवाइयाँ अभी लगातार जारी है और जारी रहेंगी। पूर्व में भी हमने धार से और देवास से और मंदसौर से और इंदौर के राजस्थान के जो डग बड़ौद है वहाँ की सप्लाई चेन नेटवर्क को लगातार तोड़ने की कोशिश करी है और इसी कड़ी में ये एक बड़ी कार्रवाई है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी है। सर कौन सा गाँव था ये जहाँ पर ये सब लोग ये गांव का नाम है कोटड़ी गांव है। ये प्रतापगढ़ जिले का है राजस्थान में और वहाँ से ये लोग ड्रग्स लेकर के आए। आपने जैसा बताया कि गांव में सभी लोग ड्रग्स सप्लाई का काम करते हैं, तो इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं बिल्कुल अब इनसे पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ की जा रही है। ये जिससे ड्रग्स लिया था उसके बारे में जानकारी ली जाएगी और उनके आगे की कड़ी को भी हम लोग उठा करके लाएंगे। पूर्व में भी हमने लगभग 30-40 ऐसे मुलजिमों को पकड़ा है जो मौके पर पकड़े जाने के बाद उन्होंने जिन जिन आरोपियों के नाम लिए उन सभी आरोपियों को पुलिस ने पहले भी उठाया है और इस प्रकरण में भी सभी कड़ियों को उठाया गया है। राजस्थान पुलिस चूँकि राजस्थान में ही आता है तो डेफिनेटली वो गांव के बारे में जानकारी होगी, लेकिन इंदौर की तरफ कोई भी अगर ड्रग्स सप्लाई करता है तो पुलिस के और कमिश्नर सर का लगातार उसमें निर्देशन भी रहता है। ऐसे सभी सप्लाई चेन को हम लोग तोड़ने की लगातार कोशिश करते रहते हैं और एक बार पुनः ये एक प्रयास था कि हम बड़ी मात्रा में यहाँ ड्रग्स ला करके और इसको सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उस प्रयास को पूरी तरह ध्वस्त किया गया। ये लोग मोटरसाइकिल में छुपा करके रखे थे गाड़ी के अंदर। धार महू लोकसभा सांसद एवं केंद्रीय महिला बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने आज धार जिले के प्रवास के दौरान खलघाट में नर्मदा मैया जी की पूजन अर्चन कर अपना जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर मंत्री महोदय ने मां नर्मदा जी के दूध से अभिषेक कर नर्मदा मैया को चुनार चढ़ाई तथा देश प्रदेश के नागरिकों के कल्याण और सुख समृद्धि के लिए मां नर्मदा मैया से कामना की तथा उन्होंने खुद घाट पर रखी झाड़ू उठाकर घाट की सफाई की और सभी को घाट की सफाई रखने के लिए कहा। इस अवसर पर मनावर नगर पालिका अध्यक्ष अजय पाटीदार, पूर्व मंडल अध्यक्ष सचिन पांडे, जैन जितेंद्र चौहान, पत्रकारगण सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकारों, आमजनों ने उपस्थित होकर जन्मदिन की बधाइयां दी, उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की प्रार्थना की। शुभकामनाएं मैडम आपको। और खलघाट को आप जन्म दिवस पर क्या देना क्या नहीं होगा? जब मैं 2014 में भी बनी थी तब भी मैंने यहाँ सबसे पहले जब निधि की शुरुआत की तो माँ नर्मदा तक से माँ नर्मदा सबकी जीवन दायिनी होती है और वहाँ से शुरुआत करो माँ के आशीर्वाद लेके। तो मेरा मानना है कि सभी को जीवन उन्होंने दिया है तो उसका हमेशा ही सदैव हम पे आशीर्वाद कृपा बनी रहती है। दूसरा ना नर्मदा का ये है कि स्वच्छ रखना चाहिए, सभी का उद्देश्य है और आज हम भी यहाँ स्वच्छता चलाएंगे और आगे भी मतलब नर्मदा में कोई भी स्नान करने आए उसकी स्वच्छता का ध्यान रखे, यही मेरा सबसे निवेदन है। आज ऐसा कोई विशेष नहीं है, जन्मदिन हो बच्चों का हो तो ठीक है, हम लोग तो बड़े हैं, पर माँ का आशीर्वाद हमेशा कोई भी वो अच्छा काम करते हैं तो हमेशा माँ के तट पे इसलिए आई हूँ कि सभी के जीवन में इस देश के सभी हमारे क्योंकि मैं मंत्री हूँ तो पूरे देश के जनता के लिए आशीर्वाद और हमेशा मेरी जनता खुश रहे, प्रसन्न रहे, हमेशा माँ का आशीर्वाद सभी पे बना रहे, यही माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बाढ़ के समय में अधिकतर घाट की बहुत तकलीफ होती है मैडम, और भी अभी हम यही यहाँ देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं हम घाट के लिए एक टीन शेड, ताकि यहाँ आरती वाले जो भी नहाने धोने वाले आए, महिलाएं आए, कपड़े चेंज करें। उसके लिए मैं ज़रूर पिछली अमावस को आई थी तब भी मैंने कहा था, तो अभी जाके बस वो इंजीनियर को भेजना है कि अच्छा सा हो जाए ताकि आरती पूजन पाठ करें। लोग दूर दूर से आते हैं माँ के दर्शन करने, स्नान करने, तो उनके लिए महिलाओं के लिए व्यवस्था और एक टीन सेट हो जाए ताकि यहाँ आरती पूजन पाठ कर सकें। शाहजहाँपुर में देवी अहिल्याबाई की जयंती को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी मौके पर नगर की महिलाओं और बालिकाओं ने अखाड़े में अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। शहर के बादशाही पुल इलाके में स्थित दास दल अखाड़े से शुरू हुए जो महिलाओं का अखाड़ा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए स्थानीय किला मैदान स्थित मंदिर पहुंचा। इस दौरान आजाद चौक में बालिकाओं व महिलाओं द्वारा शौर्य प्रदर्शन किया गया।
इसमें उन्होंने तलवार और दंड संचालन के माध्यम से अपने प्रशिक्षण का जीवंत प्रदर्शन प्रस्तुत किया। यह दृश्य जनसमूह के लिए प्रेरणादायक रहा, जिससे पूरे नगर में उत्साह का संचार हुआ। इस दौरान में प्रशिक्षणरत बालिकाओं के माता पिता, स्थानीय लोग व पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी व बड़ी संख्या में स्वयं सेवक मौजूद रहे। आजकल एनजीओ पर हो रहे हैं, बच्चों को देखते हुए हमें महिला सशक्तिकरण माँ अहिल्या के जीवन से प्रेरित होकर हम बालिकाओं को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखते हैं कि आजकल एनजीओ पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, तो उसी दिशा में हम परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रही है, उन्हें छाया जा रहा है, इस तरह से दिखाया जा रहा है। तो हम बालिकाओं को शिक्षा देना चाहते हैं कि हमारे सनातन धर्म को अच्छे से जाने, इस ओर प्रेरित हो। और बस अंत में मैं कहना चाहूँगी कि बहुत हो चुकी सिंड्रेला की कहानी आई, अब वीर गाथा पद्मिनी की सुनाएंगे, माँ झालसा के बहन बालिकाओं को सावधानी मंदिरों की स्थापना की बिना किसी से डरे, बिना किसी से घबराए। मैं चाहती हूँ देश की हर नारी उनसे प्रेरित हो। इस देश को सनातन धर्म की बहुत ज़रूरत है। हमारा देश कहीं न कहीं एक पाश्चात्य संस्कृति में गुम होता जा रहा है। मैं चाहती हूँ हम सब उससे बाहर निकले, हमारी आने वाली पीढ़ी उससे बाहर निकले और हम इस देश को सनातन के लिए बहुत आगे बढ़ाएं। अयोध्या मिल्कीपुर में पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे आज पहुंचे मिल्कीपुर के रघुवर पांडे का पुरवा। वहां पहुंचकर उन्होंने पीड़ित भोलानाथ पांडे से की मुलाकात। 1 मई को भोलानाथ पांडे को पुलिस अधिकारियों द्वारा किया था अपमानित। पवन पांडे ने कहा, भोलानाथ पांडे को मारा पीटा गया, मूंछ उखाड़ी गई, उनकी सीखा उखाड़ी गई और उनके साथ साथ परिवार की छोटी बच्चियों को भी मारा पीटा गया। पूर्व मंत्री पवन पांडे ने कहा कि ना उनकी कोई गलती है, ना ही ये कोई अपराधी है और ना इन्होंने कोई गलत कृत्य किया है। इनका अपराध केवल इतना ही है कि ये ब्राह्मण है। अभी तक इनको कोई न्याय नहीं मिला। जो इनकी मांगे हैं वह भी अभी तक पूरी नहीं हुई। उनकी मांगों पर योगी सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। आपको बता दें कि आगे पूर्व मंत्री पवन पांडे ने कहा कि हम मांग करते हैं कि जो इनकी मांगे हैं सरकार उनको माने, दोषी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करे, उन पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करे। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण का अपमानित होना कोई बड़ी बात नहीं। ब्राह्मणों को अपमानित करने का, फर्जी मुकदमे उन पर लिखने का, फर्जी प्रताड़ित करने का, फेक इनकाउंटर करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस घृणित कृत्य पर मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ब्राह्मण पर हो रहे जुर्म और जाति पर क्यों चुप है योगी सरकार? क्यों मौन है प्रशासन? क्यों नहीं मिल रहा न्याय? पूर्व मंत्री पवन पांडे ने कहा, ये एक व्यक्ति नहीं पूरे समाज का अपमान है। अब भी हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। आज हम लोग यहाँ पर पूरे रघुवर पांडे का पुरवा विधानसभा मिल्कीपुर लगेगा, जनपद अयोध्या, विधानसभा मिल्कीपुर जनपद अयोध्या, आदरणीय भोलानाथ पांडे जी के दरवाजे पर हम मौजूद हैं। कहते हुए और बोलते हुए सिर शर्म से झुक भी जा रहा है, वेदना भी है, तकलीफ भी है। और जिस घटना की जिक्र कर रहा हूं, जिस घटना के बारे में बोल रहा हूं, इस घटना से मुझे लगता है मैं खुद को भी अपमानित महसूस कर रहा हूं। मुझे खुद भी अपमान महसूस हो रहा है। 30 अप्रैल 1 मई के बीच रात की बात है। क्यों गुरु जी? आदरणीय भोलानाथ पांडे जी को अपमानित किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस ने। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की पुलिस ने, एक सीधे साधे ब्राह्मण हैं, खेती किसानी करते हैं, गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। योगी सरकार के पुलिस के दरोगा सिपाही रात में कितने बजे? रात में 12 बजे इनके घर पर आए और इनको मारा पीटा, परिवार को गालियां दी, इनको अपमानित किया।
इनकी मूछ नोच लिया, इनकी जो चोटी है, शिखा है, उसे नोच लिया, अपमानित किया, गला दबा रहे थे। ये तो ब्राह्मण है। मैं कहता हूं किसी व्यक्ति के जो मूछ रखता है, मूछ उसका सम्मान होता है। अगर कोई हिंदू समाज का है, अगर उसकी मूछ है, उसकी शिखा है, चोटी है, तो उसका सम्मान है। आज लोग बताते हैं उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की सरकार है, धर्म को मानने वाले लोगों की सरकार है, तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। केवल 2 दरोगा लोगों को लाइन हाजिर किया गया और कोई कार्रवाई नहीं। सिपाही जिन्होंने अपमानित किया, कोई कार्रवाई नहीं। उन दरोगा लोगों को आपकी मांग थी कि दरोगा लोग सस्पेंड किए जाएं। आपने एफआईआर करने के लिए एप्लीकेशन दिया, कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई। इनके साथ जो मारपीट हुई, इनको जो अपमानित किया गया, इनके शिखा को, मूछ को नोचा गया, प्रताड़ित किया गया, उसके लिए न उन लोगों को सस्पेंड किया गया, न मुकदमा दर्ज किया गया, न कोई कार्रवाई की गई। और मुझे ताज्जुब तब हुआ जब भाजपा के एक बड़े नेता हैं जिन्होंने अपने उस पर लिखा कि सरकार ने त्वरित न्याय किया लाइन हाजिर करके। मैं भाजपा के ऐसे नेताओं से कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि किसी बुजुर्ग ब्राह्मण 70 साल या 75 साल के बुजुर्ग ब्राह्मण की मूछ नोच लेना, शिखा नोच लेना और उसके बाद दरोगा को लाइन हाजिर करके आप सम्मानित अपने को महसूस कर रहे हैं, तो अपनी मूछ उखड़वाइए। अगर आपके घर में कोई 70-75 साल का बुजुर्ग हो, उसकी मूछ उखड़वा लीजिए और फिर दरोगा को लाइन हाजिर करके आप गौरवान्वित महसूस करिए। ऐसा गर्व और सम्मान आपको मुबारक हो। ये अपमानित हुए हैं। ये अपमान पूरे फैजाबाद, अयोध्या में रहने वाले एक ब्राह्मण समाज के अपमान है। बल्कि मैं ब्राह्मण नहीं कहूंगा, हर उस आदमी का जो हिंदू धर्म को मानता है, सनातन को मानता है, जो शिखा रखता है, जो आदर और सम्मान को समझता है, ये हर आदमी का अपमान है। दादा आप बताइए, 1 महीना 31 दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको न्याय मिला? आप जो चाहते थे हुआ नहीं? बताइए, बोलिए अपनी बात। जो आया हमसे यही पूछने के लिए पूछा कि आए तो क्या हुआ, सब बताते गए कि हमको बुलाए, हम सामने तो उनके आए, जो पूछे तो बताए। उसके बाद में हमारी शिखा को पकड़ के मारते खींचते हुए लेके जाने लगे। जो छोटी पोतियाँ थी वो दौड़ी पकड़ने के लिए पैर में टिक दिया। औरत बोली कि साहब क्या बात है, कहाँ ले जा रहे हैं, क्या कारण है? हाथ से धक्का दे दिया। धक्का देते देख करके तो आत्मा यही बोली कि एक हम उसके पति हैं, हमको मर जाना चाहिए था, लेकिन अब हमारे पास बड़ा बल नहीं था। इतनी गाली देते हुए हमको लेके गए थाने पर, रात में बैठाए रहे। सुबह हमको चुरा करके ले आए। सबको ही जाना आया, जो यहाँ पे आश्वासन दिया कि न्याय मिलेगा, उनको कठोर दंड मिलेगा। हमसे पूछा क्या चाहिए, हम बोले एक चीज कि उनको सस्पेंड करें, उनके ही बच्चे याद करें, जैसे हमारे बच्चे दुखी होंगे कि हमारे बाप की ये दशा हुई, उनकी करनी की उनको दंड मिलना चाहिए। बोले मिलेगा, अवश्य मिलेगा, उनको कड़ी सजा दिलाएंगे। अभी महीना निकल गया, कोई कुछ करने वाला नहीं। हमारा गरीब का तो कोई सुनने वाला ही नहीं। जो नेता लोग बड़े बड़े आए, उनकी नहीं सुनी जा रही है, तो हमारी क्या सुनी जाएगी? हम तो एक गरीब इंसान है, भगवान के सिवा कोई सुनने वाला नहीं रहेगा भैया इस दुनिया में। तो ये मत इतना तो आप जरूर कह रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई आपके तकलीफ को सुने न सुने, लेकिन जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार आई और अखिलेश जी ने शपथ लिया, मैं आज कह के जा रहा हूँ, दरोगा को निश्चित रूप से सस्पेंड भी करेंगे, मुकदमा भी दर्ज कराएंगे, कार्रवाई भी करेंगे, आपके अपमान का बदला लेंगे। अब आज तो भाजपा की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, सुनते हैं डिप्टी सीएम भी ब्राह्मण समाज के हैं। हमने ये भी सुना कि कई लोग गए थे, उनको लिख पढ़ के दे के भी आए थे। और आज 31 तारीख, 1 तारीख से 31 तारीख हो गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई आपको न्याय नहीं मिला। देखिए हाथ पे देके आए। और आप ब्राह्मण हैं, ये भी दुर्भाग्य है कि आप ब्राह्मण हैं। आपकी मूछ नोच लिया जाए, आपकी चोटी नोच ली जाए,
आपकी छोटी बच्चों के सामने मारा जाए, परिवार को अपमानित किया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है और जिसमें बैठे लोगों ने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि संवेदना शून्य है। इतनी बड़ी लात से मारा पुती को। पैर पकड़ने के नीचे करने के लिए चली, हाथ पैर से सोचिए कि पोती को लात से मारा, इससे बड़ा दुर्भाग्य और नहीं हो सकता। हमारे अलावा उससे खुद पूछ सकते हैं कि सही है कि गलत है, हमको तो लेके चले। पूछे कौन है तुम्हारा, बोले इस समय हमारा कोई नहीं है, केवल जगत लंबा है, तुम ही हमारा न्याय कर दो, संसार में कोई नहीं है हमारे पास। रोइए मत, लड़ाई हम सब लड़ेंगे, आपको न्याय मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा और सस्पेंड होंगे, कार्रवाई होगी। सबसे पूछने लगा कि कुछ नहीं बोल पाऊंगा, तो कष्ट बात दो, चले जाओ। चलिए कोई बात नहीं, छोटी पोती है। अरे इतनी बड़ी है भैया, इतनी 5 साल की, उसको मारा लात से। बेचारी वो पैर पकड़ी कि नहीं ले, पैर से झटक दिया, उससे भागती है रात में, अभी दिन में सोई रहेगी तो बोलेगी कि पापा वो कहाँ गए, बड़े जोर से पापा पापा जरा पकड़ लो तो कटे के बैठे, बोलती है घर में चलो, यहाँ मत रहने के लिए। तो कोई नहीं, तो आदमी बड़े बड़े आए, देता स्वातंत्र कुछ नहीं सुनी जा रही है, तब तो बल हमारा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि मुरैना से आ रही है। मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा हाल ही में जौरा नगरीय क्षेत्र के लिए स्वीकृत की गई ई संजीवनी भवन का निरीक्षण किया गया। शनिवार 31 मई को मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पद्मेश उपाध्याय, इंजीनियर संजय विश्वकर्मा, डीपीएम एसपी श्रीवास्तव के साथ जौरा स्थित पुराने अस्पताल भवन पहुंचे। यहां पर शासन द्वारा हाल ही में ई संजीवनी को स्वास्थ्य सेवाएं हेतु स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके लिए डॉक्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित सपोर्टिंग स्टाफ स्वीकृत होकर नवीन सिविल अस्पताल में कार्यरत भी है। पुराने अस्पताल भवन में संजीवनी प्रारंभ करने के लिए सीएमएचओ डॉक्टर पद्मेश उपाध्याय ने व्यवस्थाएं देखी एवं सीबीएमओ डॉक्टर RS सेमिल को शीघ्र ही यहां संजीवनी स्वास्थ्य सेवाएं प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने बीएमओ को यह भी निर्देश दिया कि अति आवश्यक रूप से शीघ्र ही यहां के लिए जितना भी सामान चाहिए उसे मुरैना से मंगवा लीजिए, जिससे कि आगामी 8 से 10 दिन में संजीवनी स्वास्थ्य सेवाएं प्रारंभ हो सके, जिसका लाभ मरीज को मिल सके। सीएमएचओ के निरीक्षण के दौरान डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह पवार, डॉक्टर हरेंद्र दिनकर, बीबीएम महेंद्र पाल सिंह, डाटा एंट्री ऑपरेटर अर्पित पराशर, धर्मेंद्र शर्मा, सत्येंद्र रावत, मान सिंह, विकास गौड़, विकास कुशवाहा सहित अन्य स्टाफ भी उपस्थित थे। जौरा में संजीवनी स्वास्थ्य सेवाएं पुराने हॉस्पिटल में चालू कराने में जौरा नगर पालिका अध्यक्ष अखिल महेश्वरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यूनिस खान, संभाग ब्यूरो, ग्वालियर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ग्राम पंचायत कुंदू खारकला में रोजगार के अवसर, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से ग्राम पंचायत का हो रहा विकास। ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रधान प्रतिनिधि देवी दीन ग्राम पंचायत का संभाले दायित्व। ग्राम पंचायत की प्रधान राजकुमारी ने गिनाई अपने कार्यकाल की उपलब्धियां। प्रधान की जुबानी और उनकी कहानी वीडियो के साथ बने रहिए। ग्राम पंचायत कुंदूर खला विकास की ओर अग्रसर है। ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे और ग्राम पंचायत का भी दायित्व संभाले हैं देवी दीन ने स्वयं सड़कों और नालियों की सफाई, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास में भी योगदान दे रहे हैं। प्रधान राजकुमारी ने सड़कों और अन्य बुनियादी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण करवाते हैं। ग्राम पंचायत की जनता को राज्य व केंद्र की प्रत्येक योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। नगर में चारों ओर निर्माण कार्य अनवरत जारी है। सरकार की प्रत्येक योजनाओं का पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल रहा है। राजकुमारी के द्वारा कार्य
योजना में करोड़ों के विकास कार्य से बदली गांवों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। ग्राम पंचायत की तस्वीर। प्रधान प्रतिनिधि देवी दीन ने बताया कि शासन के माध्यम से बड़े प्रोजेक्ट में ग्राम पंचायत में समान योजना प्रस्तावित की गई है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से ग्राम पंचायत का कार्यों का कायाकल्प किया जा रहा है और ग्राम पंचायत में साफ सफाई स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सिविल प्लान शिकायतों व जन शिकायतों का भी तत्काल निराकरण किया जा रहा है। जनता को शासन की जन कल्याणकारी योजना का लाभ मिल रहा है। प्रधान प्रतिनिधि देवी दीन ने बताया कि मैं अपनी ग्राम पंचायत में इंटरलॉकिंग सीसी खड़ंजा की मरम्मत, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में टाइल्स, बाउंड्री वॉल और दिव्यांग शौचालय का भी निर्माण करवाया है और ग्राम पंचायत में RRC सेंटर का निर्माण और सामुदायिक शौचालय और ग्राम पंचायत भवन का कायाकल्प, समतलीकरण, अमृत सरोवर का निर्माण करवाया। नल, रिबोर, चौकी, सोख्ता, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, पशु शेड। आपको बता दें कि चक्रोड 1000 मीटर बनवाया। प्रधानमंत्री योजना के तहत पात्र 10 व्यक्तियों को आवास दिलवाया और मुख्यमंत्री योजना के तहत विकलांग पात्र व्यक्ति को आवास दिलवाया। हमारी ग्राम पंचायत की आबादी लगभग 3000 है। मतदाता। हमारी ग्राम पंचायत में 4 पुरवा है: कुंदूर, खला, शिवदासपुर, सोनहर, शेदीपुरे, बुलंदी का पुरवा। नमस्कार, मैं हूं दल बहादुर पांडे, अयोध्या से। आप देख रहे हैं शहर क्राइम न्यूज चैनल। प्रधान जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी सर, बहुत धन्यवाद सर। प्रधान जी, ये बताइए जी कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं और उसके क्रियाकलाप के माध्यम से आप अपनी ग्राम पंचायत में कौन कौन सा विकास काम करवाया है? हमने अपनी ग्राम पंचायत कुंदुरखा कला में बहुत से विकास काम करवाए हैं सब। हमारे यहाँ नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, पुलिया और चक्रोड की पटाई, स्कूल का बाउंड्री वॉल, पंचायत भवन, RRC सेंटर, कम से कम 20 सोख्ता, ये सब निर्माण करवाया है अपने यहाँ। निर्माण आपने कर। ये बताइए प्रधान जी, आपकी ग्राम पंचायत की आबादी लगभग कितनी है? हमारे यहाँ की आबादी कम से कम जो है कि 2900 के लगभग है। 2900 की जी। और लगभग कितने मतदाता होंगे? हमारे यहाँ 14 से ज़्यादा है। 14 से ज़्यादा है जी। तो प्रधान जी, ये बताइए, आप अपनी ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर या आदर्श तालाब का निर्माण कार्य करवाया है? हाँ, अमृत सरोवर का हमने निर्माण कार्य पूरा करवा दिया है। पूरा कंप्लीट है? जी जी। क्या आप अपनी ग्राम पंचायत में पंचायत भवन पर बैठक करके जनता की समस्या को आप सुनते हैं? हाँ, हमारे यहाँ सुना जाता है। हफ्ते में एक बार सचिव आते हैं। हमारा सहायक जो है रोज बैठती है वहाँ पर। इसलिए हमारे यहाँ जनता की कोई है नहीं। क्या आप अपने ग्राम पंचायत के लिए विधायक कोटा से या प्रमुख कोटा से कोई मांग किया है गांव के विकास के बारे में? हमने मांग किया था, लेकिन हमको मिला नहीं। ना प्रमुख कोटा से मिला है, ना विधायक ने से मिला है, ना सांसद ने से, किसी ने से हमें कुछ नहीं मिला है। सिर्फ एक नलकूप हमें मिला है पानी के लिए, वो भी सांसद ने से। सांसद ने? जी। ये बताइए प्रधान जी, आप अपनी ग्राम पंचायत में जो है विद्यालय का निर्माण कार्य या कायाकल्प करवाया है? हाँ, हमने कुंदुरखा कला कंपोजिट विद्यालय में 3 कमरों में टाइल और बाउंड्री वाल उसका बनाया। जी। प्रधान जी, ये बताइए, आप अपनी ग्राम पंचायत में कितना आवास, मुख्यमंत्री आवास या प्रधानमंत्री आवास दिलवाया है? हमारे यहाँ कम से कम 10 आवास आए हैं प्रधानमंत्री योजना से, और एक विकलांग कोटा से आया हुआ मुख्यमंत्री आवास योजना से, विकलांग कोटा से एक मिला है। जी। और कितने समतलीकरण करवाए हैं आप अपनी ग्राम पंचायत में? कम से कम हमारे यहाँ 5-6 बीघे का समतलीकरण हुआ है। जी। और नाली और नाला का भी निर्माण करवाया? नाली कम से कम 400 मीटर के लगभग नाली, 600 मीटर इंटरलॉकिंग, 100-150 मीटर जो है खड़ंजा मरम्मत, ये सब काम हुआ है। आप देख रहे हैं शहर क्राइम न्यूज चैनल। कौन सी ग्राम पंचायत है? ये कुंदुरखा कला। ये प्रधान जी बता रहे हैं जी जी कि चौमुखी विकास काम हुआ है गांव में। जी जी। क्या इनके विकास कार्य से आप संतुष्ट हैं? जी जी बिल्कुल। वाकई में इंटरलॉकिंग और ये जो खड़ंजा की मरम्मत और नाली का निर्माण कराया है? हाँ, पूरा कराया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप पेंशन पाते हैं कि नहीं पाते? नहीं, हम नहीं पाते हैं। अभी उम्र दराज नहीं हुई। क्या बेटा, ये प्रधान जी कह रहे हैं विकास की गंगा बह रही है, यहाँ पर इंटरलॉकिंग, सीसी, कीचड़ से रास्ता छुटकारा मिल गया है। क्या वाकई में काम कराए हैं? हाँ, काम कराए हैं।
इनके कार्य से संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट है। बैठक होती है यहाँ पंचायत भवन में? हाँ, पंचायत भवन में होती है, सब जगह होती है। हाँ, तो इनके काम से संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट है। ये बताइए अनुज जी, तुम्हारे गांव में चौमुखी विकास हुआ है ये प्रधान जी इतना काम कराए हैं, क्या इनके कार्य से आप संतुष्ट हैं? जी हाँ संतुष्ट है। आपको कहीं कीचड़ तो नहीं लगता है? नहीं, कहीं नहीं होता। RCC खड़ंजा इंटरलॉकिंग सब करवाए हैं। हाँ। कौन सी ग्राम पंचायत है? कुंदरखा कला। जी। तो आप इनके कार्य से संतुष्ट हैं? जी हाँ। धन्यवाद। राष्ट्र स्तरीय गौ क्रांति यात्रा शनिवार को मनावर में वाहन रैली के साथ शाम 7 बजे यहां पहुंची, जिसमें पथमेड़ा राजस्थान गौशाला के गौ क्रांतिकारी संत गोपाल स्वामी गौ शरणानंद सरस्वती महाराज ने गौ माता के संरक्षण व संवर्धन पर अपने विचार रखे। नगर के मान नदी किनारे स्थित राम मंदिर से यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा का जगह जगह फूलों से स्वागत किया गया। यात्रा बंकनाथ अटल दरबार मंदिर पर समापन किया गया। संत गोपाल स्वामी ने कहा कि प्रदेश के 8 जिलों में यात्रा होकर आज मनावर में आई है, शीघ्र ही पूरे भारत में भ्रमण करेगी। कहा कि धार जिले में सबसे ज्यादा गौमाता की तस्करी होकर महाराष्ट्र के बूचड़ खानों में जा रही है, जिसे सभी को मिलकर रोकना है। कहा कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। गौमूत्र व गोबर आधारित कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। पथमेड़ा के पूज्य संत के सानिध्य में लाखों गौमाताओं की सेवा हो रही है। उन्होंने कहा, गौमाता के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। अगर हम गौमाता की रक्षा नहीं करेंगे तो ईश्वर भी हमारी रक्षा नहीं करेंगे। गौमाता कल्प वृक्ष की तरह है, उनके चरणों में बैठकर प्रार्थना करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गौ सेवा का अवसर परमात्मा ने दिया है। गौरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। गौशालाओं का संवर्धन भी जरूरी है। गोकुल धाम गौशाला समिति सिंघाना के संचालक संदीप अग्रवाल ने बताया कि आज जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया। नगर में पथमेड़ा राजस्थान गौशाला के गौ क्रांतिकारी संत गोपाल स्वामी गौ शरणानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में निकाली जा रही यात्रा का स्वागत गांधी चौराहे पर किया गया। इसमें संतों के साथ यात्रा में सवार गौमाता का स्वागत विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, समाज सेवियों व श्रद्धालुओं ने किया। मनावर में रात्रि विश्राम के बाद रविवार को यात्रा अगले पड़ाव के लिए रवाना होगी। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अजय पाटीदार, सुनील पाटीदार, जीतू सोनी आदि ने बंकनाथ मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। जा रही है, इसका मेन मकसद क्या है? गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के राष्ट्रीय संयोजक परम पूज्य गुरुदेव भगवान बाल संत जी के मार्गदर्शन अनुसार उनके हम कृपा पात्र सिद्ध स्वामी गौ शरणानंद सरस्वती और हमारे पूरे संत समाज अयोध्या से चित्रदास जी महाराज जी, प्रकाश बाबा इंदौर, कृपालू जी महाराज इंदौर और सभी ब्रह्मचारी जी आदि सभी संत मिलकर के और सभी गौ भक्तों के सहयोग से गौ क्रांति यात्रा पूरे भारतवर्ष में निकाली जा रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य है गौ रक्षा और गौ रक्षण, गौ संवर्धन, गौ संरक्षण। अभी हमारे क्षेत्र में धार जिले में भयंकर स्थिति में गौ तस्करी हो रही है और राजस्थान, मध्य प्रदेश से जितनी भी गौ माता आती है, महाराष्ट्र कत्ल खाने जाती है, तो यहाँ पर हाट लगते हैं धार जिले में। उन हाटों में बिक करके और फिर ये कसाई यहाँ से खरीद करके ले जाते हैं और गौ हत्या करते हैं। सबसे पहले तो ये गौ तस्करी और गौ हत्या रुके और इसके ऊपर प्रतिबंध लगे। इस पवित्र उद्देश्य को लेकर के गौशालाओं की व्यवस्था सुधरे, गौशालाओं में प्रशिक्षित ग्वाल हो और उन पर गौशालाओं में जो अनुदान रुका हुआ है वो अनुदान समय पर मिले, गौशाला वालों को परेशान नहीं होना पड़े और गौशाला में जो भी स्थिति कमजोर है उस व्यवस्था में सुधार हो। इसको लेकर के सभी हम ग्वाल शक्ति सेना के और धेनु शक्ति संघ मिलकर के साथ में और भी संगठन, कुबेर राज गौ सेवा समिति और सभी गौ रक्षा गौ सेवा संगठन मिलकर के इस कार्य को कर रहे हैं और यह भव्य गौ क्रांति यात्रा पूरे भारतवर्ष में जाएगी। सबसे पहले प्रथम चरण में मध्य प्रदेश का 8 जिले हम कर रहे हैं, उसके बाद में फिर पूरा मध्य प्रदेश भारत करेंगे। बोलिए गौ माता की जय। अभी बड़ी खबर आपको बता दें, दोस्तों ने पार्टी के बहाने बुलाकर की युवक की हत्या। धारदार हथियार से पेट पर वार कर ली गई जान। वारदात के बाद रिहंद डैम से जुड़े नाले में फेंका शव। 4 नामजद सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज। प्रारंभिक जांच में व्यक्तिगत रंजिश आई सामने। एएसपी गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है टीमें। एएसपी थाना शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र अंतर्गत ग्राम कोहरोलिया निवासी सीमा कुशवाहा द्वारा थाने पर आकर अपने पुत्र सोनू कुमार के गुम हो जाने की सूचना दी गई थी। उक्त सूचना पर थाना शक्तिनगर पुलिस द्वारा सोनू कुमार की गुमशुदगी दर्ज कर खोजबीन प्रारंभ की गई। थाना पुलिस द्वारा कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसी क्रम में आज उक्त गुमशुदा सोनू कुमार का 100 ग्राम बांसी के पीछे नाले से बरामद किया गया है। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर 4 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उक्त घटना व्यक्तिगत रंजिश के चलते घटित हुई है। प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अभिभाषक संघ बड़वानी के चुनाव हुए संपन्न। इस बार अभिभाषक संघ के चुनाव में रोमांच चरम पर रहा। अध्यक्ष पद के लिए हुए कांटे के मुकाबले में आखिरी वक्त तक सस्पेंस बना रहा, लेकिन आखिरकार सोहनलाल पाटीदार ने बाजी मार ली। अभिभाषक संघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, ग्रंथपाल और कार्यकारिणी सदस्यों के लिए हुए मतदान में अधिवक्ताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया और 100% मतदान कर मिसाल पेश की। अध्यक्ष पद के लिए सोहनलाल पाटीदार और पुरुषोत्तम मुकाती आमने सामने थे। मुकाबला इतना कड़ा था कि सांसें थमी रहीं, लेकिन आखिर में सोहनलाल पाटीदार ने 2 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए जय कुरैशी जूली विजय घोषित हुए। सचिव पद की जिम्मेदारी नुरुज्जमा शेख को मिली। ग्रंथपाल पद पर शाकिरुद्दीन शेख ने जीत हासिल की और कार्यकारिणी सदस्य पद पर 4 उम्मीदवारों में से 3 को चुना गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा, मैं बड़वानी अभिभाषक परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह जीत केवल मेरी नहीं, हम सभी की है। आने वाले समय में हम अधिवक्ताओं के अधिकारों की मजबूती और संघ की गरिमा को और ऊंचाई पर ले जाने का कार्य करेंगे, साथ ही एक अच्छी रणनीति बनाएंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि नए नेतृत्व अधिवक्ताओं की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। क्या परिचय आपका? मेरा नाम सोहनलाल पाटीदार, एडवोकेट बड़वानी। आज जी, बड़वानी अभिभाषक संघ के द्विवर्षीय चुनाव हुए आज, जिसमें गुरुजनों का आशीर्वाद, ऊपर वाले का दुआएं और मेरे सभी अभिभाषक गण जो बड़वानी के सीनियर, जूनियर और साथी गणों का सहयोग से आज मुझे 2 वोट से सफलता मिली है। क्या कहेंगे? इस सफलता का राज कह सकते हैं या इस सफलता का जो श्रेय है हमारे सभी जो कार्यकर्ता था, जिन्होंने मेरे साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम किया। सबसे पहले मैं राकेश सोनी, संजय शर्मा जी और मनोज जी तिवारी साहब, सीमा परमार मैडम, संतोष फगोरे जी, ये सब साथियों ने मिलकर जो मुझे आज सहयोग दिया है, जिससे मुझे 2 वोट से विजय मिली है। आगामी रूपरेखा हम बहुत जल्द तैयार करके सबके सामने प्रेषित करेंगे। बड़वानी बार के हित में जितना भी काम होगा हम निश्चित करेंगे। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी महाकाल मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने बाबा महाकाल के गर्भगृह की चौखट पर मत्था टेका। इस दौरान संजय पुजारी ने पूजन अर्चन करवाया। इसके बाद स्मृति ईरानी नंदी हॉल में बैठी, जहां उन्होंने शिवाराधना की। वहीं महाकाल मंदिर समिति द्वारा प्रसाद बाबा महाकाल की तस्वीर भेंट कर सम्मान किया गया। मीडिया से चर्चा में स्मृति ईरानी ने कहा कि वह सौभाग्यशाली हैं जिन्हें बाबा महाकाल दर्शन देते हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि सब परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, सभी चुनौतियों पर पार करें। बाबा महाकाल का आशीर्वाद हर सैनिक और उनके परिवार को मिले जो लोग शहीद हुए हैं। बाबा उन्हें अपनी शरण में जगह दे। हम भाग्यशाली हैं, हमें ऐसी मातृभूमि प्राप्त हुई है। हर बहन का सिंदूर सुरक्षित रहे। यह वह देश है जिसने शक्ति स्वरूपा को पूजा है। महाकाल के दर्शन किए। सौभाग्यशाली हैं वो जिन्हें महाकाल दर्शन दे। मैं अपना भाग्य समझती हूँ कि पुनः महाकाल जी के दर्शन हुए। प्रभु के चरणों में मोक्षदायिनी के सामर्थ्य को देखते हुए मैंने बाबा के चरणों में मात्र यही निवेदन प्रस्तुत किया कि विशेष रूप से जिनके परिवारों में चुनौती है, हर चुनौती वो पार कर सकें। विशेष रूप से परिवार सुखी रहें, सबके समृद्ध हों, स्वस्थ रहें सब, और बड़ों का संरक्षण हो, छोटों को बाबा बहुत प्रेम दे। ऐसे मैंने अभिलाषा बाबा के चरणों में व्यक्त की। पुनः कहती हूँ, भाग्यशाली हैं वो जिन्हें महाकाल के दर्शन प्राप्त होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहें? मैं इतना ही कहूँगी, बाबा का आशीर्वाद हर सैनिक और उसके परिवार को पहुँचे। बाबा का आशीर्वाद हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और उनके परिवारों तक पहुँचे। जिन लोगों ने प्राण न्यौछावर किए हैं माँ भारती के संरक्षण के लिए, बाबा अपनी शरण में उनको जगह दें।
मैं इतना ही कहूँगी कि हम भाग्यशाली हैं कि ऐसी मातृभूमि हमें प्राप्त हुई है और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। बस हर बहन के माथे का सिंदूर सुरक्षित रहे, बाबा के चरणों में ये प्रार्थना। देश की बेटियों ने कमान संभाली थी इस बार ऑपरेशन सिंदूर की। यह मंदिर के प्रांगण में विशेष और राजनीतिक विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहूँगी, लेकिन ये वो देश है जिसने शक्ति स्वरूपा को पूजा है। आज वो शक्ति स्वरूपा चाहे भारतीय फौज में हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो, वो अपने संस्कारों का दर्शन दे रही है, मातृभूमि के प्रति अपने समर्पण का वो प्रमाण दे रही है। ऐसी बेटियों का वंदन। एक बाबा महाकाल से ऐसी जो पार्टियां हैं जो बार बार सेना परम्पार है भैया। अलीराजपुर को मिला लॉन टेनिस कोर्ट की सौगात, शासन ने दी प्रशासकीय स्वीकृति। आदिवासी बाहुल्य जिले में खेल के प्रति युवाओं को मिलेगा अवसर। अलीराजपुर जिले के खेलों के प्रति अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है। यहां का फतेह स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट और अन्य खेलों के लिए मशहूर, ब्रिटिश काल से मशहूर है। पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर राजेश व्यास ने बताया कि विगत समय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग अलीराजपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक के माध्यम से लॉन टेनिस कोर्ट निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार कर मध्य प्रदेश शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग भोपाल को प्रेषित किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा जिला अलीराजपुर में लॉन टेनिस कोर्ट निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। ये कोर्ट फतेह स्पोर्ट्स क्लब के पास पुराना जिला पंचायत परिसर अलीराजपुर में निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। पुलिस अधीक्षक श्री व्यास ने इसे जिले के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि ये सौगात मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री मोहन यादव एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग द्वारा अलीराजपुर के युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की गई है। लॉन टेनिस में रुचि रखने वाले जिले के युवा अब स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाओं का लाभ उठाकर इस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकेंगे। इससे अधिक युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आपको बता दें कि लॉन टेनिस की स्वीकृति सौगात का श्रेय जिला प्रशासन व पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास को जाता है। देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल। इस वक्त मौजूद हूँ मैं जो अलीराजपुर का फतेह स्पोर्ट्स क्लब है उसी के ठीक सामने। यहाँ पर मैं पंचायत भवन पर खड़ा हूँ, जिसे कल पुलिस विभाग और खेल विभाग द्वारा एक लॉन टेनिस के लिए स्वीकृति दी गई है। उसके बाद यहाँ पर जो खेलों के प्रति रुचि रही है युवाओं की, एक पुराना इतिहास रहा है खेलों के बारे में, फतेह स्पोर्ट्स क्लब के बारे में अलीराजपुर का। उसी के बाद ये जो प्रशासनिक स्वीकृति इस भवन के लिए लॉन टेनिस के लिए दी गई है। यहाँ के जो युवा खेलों के प्रति जो जागरूक हैं उन्हें नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर जो बढ़ने की संभावना है वो ज़्यादा जागृत होगी। कैमरा पर्सन सुमित मरोठा के साथ मैं विशाल भावसार, शहर क्राइम डिजिटल। कल पुलिस विभाग और खेल विभाग द्वारा जो लॉन टेनिस की स्वीकृति दी गई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जैसे कि हमारा जिला हमारा जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है, जहाँ की हमारे स्पोर्ट्स में खेल अधोसंरचनाएँ अभी बन रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में मेरे पिछले अभी हम लोगों ने आर्चरी खेल स्टेडियम का लोकार्पण वर्चुअली माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया था। खेल एवं युवा कल्याण मध्य प्रदेश शासन ने पिछले हमारा आर्चरी सेंटर जो बना है जोबट में खेल स्टेडियम, एक तो वो हमारी एक अचीवमेंट है, अधोसंरचना है, जिसमें आर्चरी के बालक बालिकाओं को निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा और नेशनल इंटरनेशनल तक वो रिप्रेजेंट कर पाएंगे। उसी प्रकार हमारा खेल परिसर में बॉक्सिंग शेड भी है, जिसमें हमारा खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर का जो कोच है वो प्रतिदिन दिवस प्रशिक्षण दे रहा है। और ये तीसरे जो है हमारा सिंथेटिक लॉन टेनिस कोर्ट जो कि फतेह स्पोर्ट्स क्लब में जो पुराना जिला पंचायत है वहीं पर बनना प्रारंभ हो जाएगा। और इसका जो देखिए, जैसे आपको मालूम है कि अलीराजपुर एक बढ़ता हुआ जिला है। यहाँ पर एक युवा वर्ग की काफ़ी दिनों से डिमांड थी कि जो स्पोर्ट्स का जो एक अधोसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें एक उसमें विकास हो, उसमें सुधार लाया जाए। तो इसी चलते एक पहल की गई और हमने एक प्रपोज़ल बना के भेजा था। यहाँ पर एक लॉन टेनिस कोर्ट नहीं था, तो लॉन टेनिस ऐसा स्पोर्ट्स है जो एक युवाओं में बहुत तेज़ी से इसकी मतलब एक चाहत है इसमें, इसको आगे बढ़ने की। तो इसको हमने इसका प्रपोज़ल बना के भेजा और जो डायरेक्टरेट है
वहाँ से इसका प्रपोजल स्वीकृत हुआ है। इसमें जो हमारा स्थान है फतेह क्लब के पास में जो पुरानी जिला पंचायत की बिल्डिंग है वहाँ पर ये बनेगा और हमारा प्रयास है कि एक उस बिल्डिंग के एक तरफ जो है वो लॉन टेनिस कोर्ट बने, ये इसकी तरफ चारों तरफ फेंसिंग रहेगी, लाइट्स रहेंगे और जो दूसरी तरफ है जो भी प्रपोजल अभी मतलब उसकी अनुमति नहीं आई है पर आगे आके उसकी भी अनुमति आने की संभावना है, वो दूसरी तरफ जो है बास्केटबॉल कोर्ट रहेगा। तो इस तरह से एक स्पोर्ट्स का एक इंफ्रास्ट्रक्चर उस फतेह क्लब के आसपास डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो हमारे ज़िले के जो युवा वर्ग है, बच्चे विशेष तौर पर जो इस खेल के प्रति जिनकी रुचि है वो इस खेल जब कोर्ट बनेगा तो उसका फ़ायदा उठाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। मुरैना जेल में हंगामा, जेल में बंद 307 के आरोपी कैदी के सिर में आई गंभीर चोट, परिजनों ने जेल प्रहरियों पर लगाए मारपीट के आरोप। मुरैना जिला जेल बंद में कैदी को सिर में गंभीर चोट लगने के बाद जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। परिजनों ने जेल प्रशासन पर डंडों से बेरहमी से मारने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि गुरुवार दोपहर जेल में कैदियों की बैरक बदली के दौरान हंगामा हुआ। जेल प्रशासन का कहना है कि जेल में बंद कैदियों ने पहले जेल प्रहरियों पर हमला किया था। इस दौरान बीच बचाव में कैदी को चोट आ गई। फिलहाल घायल कैदी के परिजन जेल प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं जेल प्रशासन ने सिटी कोतवाली में दोनों कैदियों के खिलाफ आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले में कैदी और कैदी के भाई राजा से बात की गई तो उसे जेलर के साथ 2 कांस्टेबल जेपी शर्मा, वीरेंद्र कुशवाहा पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। क्या सच में जेल में बंद कैदी के साथ हुई है ज्यादती या फिर जेल में बेकाबू हुआ झगड़ा? आखिर इतना सब कुछ घटने के बाद भी जेलर और स्टाफ क्या कर रहे थे, या फिर ये कहा जाए कि जेल के अंदर जेलर और स्टाफ की चलती है मनमानी? कौन मारा था? जेपी शर्मा ने और जानलेवा हमला किया है वो। ये मेरा भाई है चन्ना, जो कि 307 के अपराध में बंद है बामोर थाने से मुरैना जेल के अंदर। इसका क्या है सर, ये रमजानों में इसने बेरिंग चेंज करने का बोला होगा कि मैं रोजे रखता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मेरी बेरिंग अलग कर दो, कि सब लोगों की बेरिंग अलग रहती है, मेरे को इनकी बेरिंग में डाल दो, मतलब किसी भी बोला होगा उसने। तो जब इन्होंने ना कुछ नहीं बोला, जब इन्होंने उसको तब भी इन्होंने मारपीट की थी इसकी, तब भी हमने कुछ नहीं करा ना कुछ बोला इनसे। तो हमने इनसे बोला था तो बोलने लगे वो छोटी पूरी चीज़ें हैं जेल के अंदर होती रहती हैं। जेलर साहब ने खुद बोला था छोटी पूरी चीज़ें हैं जेल के अंदर होती रहती है। चलो ये बात खत्म हो गई। अब दोबारा की से आगे इन्होंने उसको डंडे से उसके सर पे डंडे मार के इन्होंने उसके 3 टाँगे आए सर के अंदर, सर फाड़ दिया उसका और उसको मारा और बहुत बुरी तरीके से। किसने मारा? जानलेवा हमला किया जेपी शर्मा और वीरेंद्र कुशवाहा। जानलेवा हमला किया उसके ऊपर 2-3 बार। तुम क्या चाहते हो? हम क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं और क्या, बस हमको न्याय मिल जाए। कब हुई थी ये घटना? जो गुरुवार को सर 2 बजे के आसपास की घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या से आ रही है। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर शिखर पर स्वर्ण जड़ित कलश की तस्वीर वायरल। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। रामलला के मंदिर के शिखर के कलश पर जड़ा रहा स्वर्ण। 5 जून को मंदिर के प्रथम तल और परकोटा के 8 मंदिरों की मूर्ति की हो रही है प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव से पूर्व कलश पर स्वर्ण जड़ने का कार्य हो रहा है पूर्ण। वीप के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने की पुष्टि।